हमारी कहानी एक ऐसे मेन कैरेक्टर के साथ शुरू होती है जो जानता है कि उसे एक नई दुनिया में भेज दिया गया है। 9 साल तक जी तोड़ पढ़ाई करने के बाद वह ग्रेजुएशन करने ही वाला था, लेकिन तभी हमारे इस युवा लड़के को गलती से पता चलता है कि लोग पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी तरह से सदमे में उसे जो कुछ उसने अभी देखा उस पर मुश्किल से विश्वास हो रहा था। हमारा एमसी और उसके आसपास के सभी लोग घबरा जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि यह एक कल्टीवेशन वर्ल्ड है। एक अजीब मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है कि एक एरर हुई है और उसे फिर से शुरू करने की जरूरत है। यह सुनकर हमारा लड़का टूट जाता है और अपने 9 साल की बर्बाद पढ़ाई पर रोने लगता है। लेकिन वह 1 सेकंड के लिए रुकता है और उसे एक आइडिया सूझता है, क्योंकि उसे उन सभी ट्रांसमाइग्रेशन स्टोरीज की याद आती है। उसे लगता है कि उसका खुद का हिडन टैलेंट बहुत ज्यादा होगा, तो वह एक इवैल्यूएशन सेरेमनी के लिए निकल पड़ता है। हर कोई एक विशाल मॉन्यूमेंट के सामने इकट्ठा होता है जहां हर व्यक्ति की पोटेंशियल का टेस्ट किया जाता है। लेकिन एमसी का रिजल्ट बहुत बुरा आता है और वह रोने लगता है, घर वापस जाना चाहता है क्योंकि सब कुछ पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है। जब वह अपनी बेकार जिंदगी का रोना रो रहा था, तभी एक रहस्यमयी आकृति उससे कुछ अप्रत्याशित पूछती है। वह आदमी पूछता है कि क्या वह इमॉर्टैलिटी की खेती करना चाहता है, जिससे वह पूरी तरह से स्टन्ड रह जाता है। इसके साथ उसे पहाड़ों में एक खूबसूरत जगह पर ले जाया जाता है जिसे चिन दाओ सेक्ट के नाम से जाना जाता है। सेक्ट मास्टर डॉय ताइवा नाम का एक आदमी के पास पहले से ही एमसी के लिए एक काम है। हताश सेक्ट मास्टर उसे पकड़ता है और एक महत्वपूर्ण मामले में उसकी मदद के लिए भीख मांगता है। लेकिन सीनियर ब्रदर सच चेनू सिर्फ अपनी चाय पी रहा है। स्थिति के बारे में बहुत चिंतित न होते हुए मास्टर बताते हैं कि उन्हें 1 साल के भीतर 8 डिसाइपल्स की जरूरत है, नहीं तो उनका सेक्ट भंग कर दिया जाएगा। यह सुनकर सच चेनू कहता है कि उन्हें समस्या को हल करने के लिए बस एक और व्यक्ति की जरूरत है। हालांकि मास्टर कहते हैं कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि सभी सेक्ट्स नए टैलेंट के लिए आपस में लड़ रहे थे। बूढ़ा आदमी शिकायत करता है कि अन्य सेक्ट्स नए सदस्यों को भर्ती करने के लिए हनी ट्रैप्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ सेक्ट्स खूबसूरत युवा महिलाओं का इस्तेमाल लड़कों को उनसे जुड़ने के लिए मनाने के लिए करते थे। इन सब के बावजूद वह उस युवा को भर्ती करने में कामयाब रहा जिसके पास 0 टैलेंट था, लेकिन वह मुफ्त में काम करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत खुश होता है और कहता है कि अगर उसे कल्टीवेट करना सीखने को मिल जाए तो वह कुछ भी करेगा। मास्टर तब चिंतित हो जाते हैं कि जब बच्चे को सच्चाई का पता चलेगा तो वह भाग जाएगा, इसलिए वह एक योजना बनाता है। आइडिया सरल है, एक ग्रैंड मास्टर होने का दिखावा करना और उसे बहुत सारी बकवास सिखाना। वे एमसी को 1 साल तक बेवकूफ बना सकते हैं और चेनू को यह पूरा आइडिया बहुत अम्यूजिंग लगता है। जल्द ही डिसाइपल अपने मास्टर से पूछता है कि क्या वह जानता है कि उसे दूसरों से क्या निकनेम मिला है। इंटिमिडेटिंग ग्लेयर वह खुद को एक ऐसे डिसाइपल के रूप में बताता है जिसमें बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर वह एक अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन करता है जिससे पता चलता है कि वह वास्तव में सुपर स्ट्रांग है। सच चेनू कहता है कि जब एक्टिंग की बात आती है तो वह पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छा है। फिर वह खुद की तारीफ करते हुए एक ड्रामेटिक पोज बनाता है, जबकि उसका मास्टर उसके भारी ईगो के बारे में सोचता रहता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे बस न्यूबी को 1 साल तक रुकने से रोकना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मास्टर के आश्चर्य के लिए सीनियर डिसाइपल बहुत विश्वास के साथ इस अनुरोध को साफ साफ मना कर देता है। वह बताता है कि 1 साल के लिए बच्चे को बेवकूफ बनाना उसके टैलेंट्स के लिए बहुत छोटा लक्ष्य है। अपनी छाती फुलाकर वह वादा करता है कि वह एमसी को सेक्ट में रहना चाहेगा, यहां तक कि अपने अगले जन्म में भी। उसका मास्टर उसके आत्मविश्वास से प्रभावित होता है और इतने महान एक्टर होने के लिए उसकी प्रशंसा करता है। चेनू इतना कॉकी हो जाता है कि वह कसम खाता है कि अगर वह इस मिशन में विफल हो गया तो वह पूरी तलवार टिपिंग सॉस सहित खा जाएगा। अपनी बातचीत के बाद वह अलविदा कहता है और बताता है कि वह बच्चे का बैक माउंटेन पर इंतजार करेगा। चेनू वापस जाने के लिए अपने मास्टर की मदद लेने से मना कर देता है और केवल सुपीरियॉरिटी के साथ चला जाता है। वह दावा करता है कि वह अब वैसा डिसाइपल नहीं है जिसे इधर उधर जाने के लिए मदद की जरूरत थी। वह युवा एक बहुत ही विशिष्ट हैंड जेस्चर बनाता है जो सभी का ध्यान खींचता है। सेक्ट मास्टर चौंक जाते हैं जब वह टेक्निक को पहचानते हैं,
यह सोचते हुए कि क्या यह वही है जो वह सोचते हैं। एक गंभीर नज़र के साथ चेनू एक प्रॉस्पेरस इरा की बात करता है, जैसा कि उसके मास्टर ने हमेशा चाहा था, और उसके तुरंत बाद वह केवल अपनी उंगलियों से एक शक्तिशाली सोर्ड स्किल का उपयोग करता है। सेक्ट मास्टर दंग रह जाते हैं और चिल्लाते हैं कि यह वास्तव में लेजेंडरी सोर्ड फ्लाइंग टेक्निक है। उन्हें समझ नहीं आता कि यह कैसे संभव है, क्योंकि चेन्यू ने 10 साल में कुछ भी नहीं सीखा था। लेकिन सीनियर ब्रदर चेनू बस अपने मास्टर को एक स्मग जेस्चर देता है, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। इस पर सेक्ट मास्टर का चेहरा निराशा में डूब जाता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उन्हें फिर से बेवकूफ बनाया गया है। वह युवा हंसता है और कहता है कि वह सिर्फ फेक कर रहा था और वास्तव में उसे अभी भी एक राइड की जरूरत है। फिर जैसे ही रात होती है, माउंटेन पीक पर मुलाकात के लिए सब कुछ तैयार हो जाता है। एक शानदार सेटिंग में सूचियो एमसी के आने का अकेले इंतजार करता है। अपने कूल पोज के बावजूद वह ठंड से कांप रहा है, अपने कपड़ों में हडल्ड है। उसे छींक आती है और वह सिर्फ एटमॉस्फेयर के लिए इतनी ठंडी जगह चुनने की शिकायत करता है। अचानक उसे किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है और वह चौकस हो जाता है, क्योंकि एमसी आखिरकार आ गया है। वह तुरंत सीधा हो जाता है और अपना ग्रैंड परफॉर्मेंस शुरू करने के लिए कैरेक्टर में आ जाता है। एमसी थका हुआ आता है और यह देखकर आश्चर्यचकित होता है कि इमॉर्टल्स कितने एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। यह पिंग पूरी तरह से उस इम्पोजिंग फिगर से प्रभावित है जिसे वह अपने सामने देखता है। फुल मून की रोशनी में सीनियर ब्रदर एक सच्चे कल्टीवेशन मास्टर की तरह दिखता है। एक गंभीर और रहस्यमयी नज़र के साथ वह अपना बड़ा शो शुरू करने के लिए एमसी को घूरता है। एमसी क्लिफ के शीर्ष पर सच चेनू को देखता है। अचानक सीनियर ब्रदर अपनी तलवार के चारों ओर ब्लू लाइटनिंग बुलाता है, जो एक गॉड की तरह दिखता है। पूरी तरह से शॉक्ड होकर येप्पिंग सोचता है कि क्या वह जो देख रहा है वह एक सच्चा सोर्ड इमॉर्टल है। लेकिन फिर हमारे एमसी को पूरी स्थिति के बारे में एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है। वह खुद से पूछता है कि एक ऐसा सेक्ट जिसने उसके जैसे किसी साधारण व्यक्ति को लिया हो, उसमें इतना अविश्वसनीय डिसाइपल कैसे हो सकता है। उसी पल उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिससे वह संभावना से पूरी तरह से उड़ जाता है। हमारा युवा लड़का कल्पना करता है कि सेक्ट वास्तव में सुपर पावरफुल मास्टर्स का एक सीक्रेट ग्रुप है। इससे वह उत्साहित हो जाता है, यह सोचकर कि वहां कोई भी उसे अविश्वसनीय रूप से स्ट्रांग बना सकता है। फिर हमारा लड़का याद करने लगता है जब वह उसी दिन पहले सेक्ट में शामिल हुआ था। उसे याद आता है कि पूरी जगह टूटी फूटी लग रही थी। यह इतना पुराना और अबैंडन्ड था। उसने उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसे लगता है कि रन डाउन लुक थोड़ा ओवर द टॉप था। हालांकि खंडहर में भी जगह बेदाग साफ थी, जो उसे बहुत दिलचस्प लगी। फिर वह टुकड़ों को एक साथ जोड़ता है और महसूस करता है कि यह सब अपनी असली शक्ति को छिपाने के लिए एक डिस्गाइज था। वह चकित हो जाता है और घोषणा करता है कि 30 लाख इमॉर्टल्स भी उसके सीनियर ब्रदर की तुलना नहीं कर सकते। यह सुनकर चिंगू मुस्कुराता है और कहता है कि उसे एमसी का स्टाइल पसंद है और वह उसे अपने पंखों के नीचे ले लेता है। चिनू को कॉम्प्लीमेंट पसंद आता है और फेवर वापस करने के लिए वह एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करने का फैसला करता है। फिर वह कहता है कि वह हमारे युवा को अपनी पावर्स को सुधारने का एक शानदार अवसर देने जा रहा है। वह एमसी की ओर एक शक्तिशाली एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है। ये पिंग ब्लो की ताकत से पीछे की ओर गिर जाता है। दृश्य से पूरी तरह से चकित होकर चेनू बताता है कि ब्रीज एक सीक्रेट आर्ट है जो किसी की कल्टीवेशन टैलेंट को बहुत बढ़ाता है। हमारा युवा शॉक में है, क्योंकि किसी भी ऑर्डिनरी सेक्ट के पास इतनी शक्तिशाली टेक्निक नहीं होगी। पिंग झुकता है, जबकि सीनियर ब्रदर बस अपनी बांह में दर्द छिपाता है। लेकिन अपने दिमाग में वह हंस रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक रेगुलर गस्ट ऑफ विंड थी और कुछ नहीं। इसके तुरंत बाद वह कहता है कि उसे तलवार सिखाने से पहले वह हमारे युवा से एक सवाल पूछने जा रहा है। एमसी उत्साहित हो जाता है, क्योंकि उसने कहानियों में ऐसा देखा है जहां मास्टर पहले अप्रेंटिस का टेस्ट करते हैं। एक सुपीरियर हेयर के साथ ढोंगी मास्टर उससे पूछता है कि वह सोर्ड्समैनशिप का पिनेकल क्या सोचता है। चेनू मन ही मन खुश होता है, यह कहने की योजना बनाता है कि वह जो भी जवाब देगा वह वैसे भी गलत होगा। यंग विचारशील हो जाता है और तलवार के पिनेकल के बारे में सवाल को बहुत गंभीरता से लेता है। हमारा युवा सोचता है कि सवाल अविश्वसनीय है और उनकी वर्तमान स्थिति के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उसे यकीन है कि वह एक मास्टर की प्रेजेंस में है
और वह सोचता है कि इतने गहरे सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। फिर वह सोचता है कि जवाब सिंपल नहीं हो सकता, इसीलिए वह बहुत सावधान रहने का फैसला करता है। पूरे 1 घंटे के बाद एमसी अभी भी सोच रहा है, जिससे उसका सीनियर ब्रदर बहुत परेशान हो जाता है। मन ही मन चिंगू शिकायत करता है कि वह इस जगह पर न्यूबी का इंतजार करते करते जम जाएगा। वह आखिरकार जवाब देता है कि तलवार का पिनिकल घास का एक सिंगल ब्लेड है जो सूरज और चंद्रमा को काट सकता है। यह सुनकर सुचेनु बच्चे के अविश्वसनीय रूप से ओवर द टॉप जवाब से पूरी तरह से चकित रह जाता है। उसके दिमाग में घास का एक सिंपल ब्लेड कुछ बेहद शक्तिशाली बन जाता है। हमारा युवा घास के एक सिंगल ब्लेड की कल्पना करता है जिसमें आसमान और सितारों को काटने की शक्ति है। यह चेनू को हैरान कर देता है क्योंकि वह भी इतनी प्रभावशाली लाइन नहीं सोच सकता था। वह बहुत आगे निकल गया। येपिंग पूछता है कि क्या उसका जवाब किसी भी तरह से ऑफेंसिव था, लेकिन अंदर ही अंदर सीनियर ब्रदर को लाइन पसंद आती है और वह भविष्य में खुद इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है। इसलिए वह एक मास्टर की तरह काम करता है और कहता है कि एमसी अभी के लिए थोड़ा बहुत ऊंचा लक्ष्य बना रहा है। मदद करने के लिए चेंगू अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि वह हमारे युवा के लिए कुछ करने जा रहा है। फिर एक तेज गति के साथ वह अपने सामने जमीन पर एक एनर्जी मार्क बनाता है। वह कहता है कि उसने वहां एक सोर्ड मार्क छोड़ा है ताकि एमसी टेक्निक का अध्ययन कर सके। वह बताता है कि मार्क में सबसे मजबूत सोर्ड इंटेंट है और वह 7 दिनों में वापस आ जाएगा। इसके साथ हमारा एमसी बहुत खुश हो जाता है। अब उसे यकीन है कि वह मास्टर्स के सेक्ट में शामिल हो गया है। एक खुशहाल चेंगू दौड़ता हुआ जाता है, ये कहते हुए कि उसे शो जारी रखने के लिए दूसरों को ढूंढना होगा। जल्द ही उसे एक लड़की बैम्बू फॉरेस्ट के बीच में एक चट्टान पर बैठी हुई मिलती है। वह युवा महिला तब उससे पूछती है कि उसने नए जूनियर ब्रदर के टैलेंट के बारे में क्या सोचा। वह घूमती है, अपनी खूबसूरत फीचर्स को प्रकट करती है क्योंकि वह अपने सीनियर ब्रदर के जवाब का इंतजार करती है, लेकिन वह जासूसी करने के लिए उसे डांटता है और वह दावा करती है कि वह सिर्फ स्थिति के बारे में क्यूरियस थी। उसी पल चेनू को अपनी नई एक्टिंग स्किल्स को अपनी जूनियर सिस्टर पर टेस्ट करने का आइडिया आता है। फिर वह विषय बदलता है और लड़की को इस बारे में भ्रमित कर देता है कि क्या हो रहा है। एक ग्रैंड मास्टर के अंदाज के साथ वह उससे पूछता है कि क्या वह सोर्ड्समैनशिप का पिनिकल जानती है। वह हैरान है और पूछती है कि वह अचानक ये क्यों उठा रहा है। फिर वह घोषणा करता है कि तलवार का पिनिकल घास के एक ब्लेड का उपयोग करके सूरज और चंद्रमा को काटना है। वह युवा महिला उसके शब्दों से प्रभावित होती है और उसकी आंखें प्रशंसा के साथ चमकती हैं। वह उसकी एक्टिंग स्किल्स की तारीफ करती है और चेनू एक प्राउड पोज बनाता है। मजेदार पल के बाद वह फिर से गंभीर हो जाता है और कहता है कि अब उसे उसके सवाल का जवाब देना होगा। वह जानना चाहता है कि न्यूबी को सोर्ड इंटेंट को समझने में कितना समय लगेगा। वह स्वीकार करता है कि वह खुद भी इस तथाकथित सोर्ड इंटेंट को नहीं समझता है और उसकी बहन कहती है कि वह भी नहीं समझती है। लड़की पूरी तरह से भ्रमित हो जाती है और विश्वास नहीं कर पाती कि उसने अभी अभी क्या सुना। लगभग 2 घंटे बाद भी हमारा नायक क्लिफ पर ध्यान मग्न बैठा है। पूरी गंभीरता से वह जमीन पर बने उस निशान के सामने बैठकर उसका अध्ययन कर रहा है, लेकिन एमसी को लगता है कि यह सिर्फ एक दरार है और उसे अपने मास्टर पर शक होने लगता है। फिर वह अपने आप को ऐसे बेवकूफ़ी भरे विचारों के लिए डांटता है, अपने सीनियर ब्रदर के मास्टर होने के सभी सबूत याद करता है। यकीन होने पर वह तय करता है कि उसने काफ़ी मेहनत नहीं की है और उस निशान के और करीब जाता है। उसकी आंखें चमक रही हैं, वह बहुत फोकस्ड हो जाता है, यह सोचकर कि इस बार वह इसे समझ ही जाएगा। तो हमारा जवान लड़का उस जमीन की दरार के पीछे का सीक्रेट समझने की कोशिश करता रहता है। अचानक नायक की आंखों में एक रहस्यमयी आकृति का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसके दिमाग में एक शक्तिशाली सोर्ड्समैन उभरता है जिसके चारों ओर नीली ऊर्जा का ऑरा है। वह आकृति एक लंबी तलवार पकड़े हुए है जो अविश्वसनीय शक्ति के साथ तेजी से चमक रही है, और ठीक उसके बाद वह योद्धा एमसी के लिए अपनी सोर्ड टेक्निक्स का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। उसके मूवमेंट्स तेज और शक्ति से भरे हुए हैं जिससे नायक बहुत प्रभावित हो जाता है। उसी क्षण उसे लगता है जैसे उसके कानों में एक बड़ी घंटी बज रही है क्योंकि उसे एक एपिफनी होती है। उसे 12 सोर्ड मूवमेंट्स दिखाई देते हैं जो उसके दिमाग में और भी साफ होते जाते हैं। फिर उसके विजन में
वह खुद एक चमकती हुई तलवार के साथ अभ्यास करना शुरू कर देता है। एमसी उन्हें सीखने के लिए बार बार उन मूवमेंट्स को दोहराता है। हर बार दोहराने के साथ वह तेज होता जाता है और उसकी स्ट्राइकिंग ज्यादा सटीक हो जाती है। वह बिना रुके अभ्यास करता है और उसके स्वॉर्ड मूवमेंट्स लगातार शक्तिशाली होते जाते हैं। एमसी अपने दिमाग में एक प्रभावशाली गति से ट्रेनिंग जारी रखता है। इसके साथ वह और भी स्वॉर्ड टेक्निक्स सीखता है, 15 मूवमेंट्स तक पहुंच जाता है। जल्द ही वह 20 अलग अलग मूवमेंट्स में महारत हासिल कर लेता है और उसकी शक्ति एस्ट्रोनॉमिकल रूप से बढ़ जाती है। यह सारा ज्ञान एक टॉरेंट ऑफ डिवाइन एनलाइटनमेंट की तरह उसके दिमाग में भर जाता है। वास्तविकता में वापस आकर वह उस निशान से आने वाली रोशनी से पूरी तरह से हैरान होकर अपनी आंखें खोलता है। क्लिफ पर बैठे हुए वह कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहा कि अभी क्या हुआ। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह सब उसके अविश्वसनीय सीनियर ब्रदर का कमाल है। नायक को हवा याद आती है और उसे लगता है कि इसने उसकी टैलेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। वह खुशी से रो पड़ता है और अपने भाई पर शक करने के लिए पछताता है। भले ही वह थका हुआ है, वह खुद से कहता है कि यह तो बस शुरुआत है और ट्रेनिंग जारी रखता है। 7 दिन बीत जाते हैं और हम सीनियर ब्रदर के निवास को देखते हैं, जो पहाड़ पर बहुत ऊपर है। हमें उसका ट्रेजर बॉक्स मिलता है जो उसके परफॉर्मेंसेस के लिए प्रॉप्स से भरा है। वह तैयार होना शुरू कर देता है, अपने बालों को बांधने के लिए एक एक्सेसरी लेता है ताकि वह स्टाइलिश दिखे। जब उसका लुक पूरा हो जाता है तो वह हमारे जवान लड़के की प्रगति देखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंगू आसमान की ओर देखता है और कहता है कि उसकी योजनाओं के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। इसके साथ वह उत्साहित होकर बाहर निकलता है, कहता है आज उसके एक और परफॉर्मेंस के लिए एक ग्रेट डे है। हम एक पहाड़ी लैंडस्केप पर देखते हैं जहां एक लड़का एक पुल पर खड़ा है जो पूरी तरह से थका हुआ लग रहा है। स्वॉर्ड्समैन पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है और इस जगह को ट्रेनिंग के लिए चुनने पर पछताता है। फिर वह सोचता है कि हर कोई क्यों सोचता है कि स्वॉर्ड्समैन बनना इतना आसान है, और यह बात उसे बहुत परेशान करती है। हम 7 दिन पहले के फ्लैशबैक में जाते हैं जब एक जवान औरत पूछती है कि क्या वह स्वॉर्ड के इंटेंट को भी समझता है। वह लड़की उस पर हंसने लगती है, उसे 10 साल तक ट्रेनिंग करने के बावजूद बेसिक्स न समझने के लिए पैथेटिक कहती है। इससे वह बहुत गुस्सा हो जाता है और वह उसके सिर पर हल्के से मारता है, उसे बताता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप इतना सिंपल नहीं है। वह बताता है कि उसकी टेक्निक किंग जो में टॉप 10 में से एक है और इसे एक फेमस डाविस्ट ने इस्तेमाल किया था। उसकी स्वॉर्ड आर्ट को 4 हिस्सों में बांटा गया है जो सीजन्स को दर्शाते हैं, स्प्रिंग, समर, फॉल और विंटर। पूछे जाने पर वह कहता है कि वह स्प्रिंग की प्रोफिशिएंसी तक पहुंच गया है और लड़की प्रभावित नहीं लगती है। एक मैप दिखाता है कि उसने अभी अभी शुरुआत की है और वह जवान औरत हिसाब लगाती है कि उसे इसे परफेक्ट करने में पूरे 100 साल लगेंगे। सीनियर ब्रदर लड़की से गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है कि एक दिन वह देखेगी कि वह कितना स्ट्रांग हो सकता है। फिर वह सवाल करती है कि कोई कितना टैलेंटेड होगा कि वह यह सब खुद ही समझ जाए। सीनियर ब्रदर इस विचार का मजाक उड़ाता है, कहता है कि लड़की सिर्फ कुछ इम्पॉसिबल के बारे में डे ड्रीम कर रही है। फिर वह बताता है कि स्वॉर्ड का इंटेंट ही सबसे ज्यादा मायने रखता है और इसके साथ एक सिंपल अटैक भी लीथल बन जाता है। लेकिन पूरे 10 देशों में केवल एक एक्सपर्ट ही इस शक्ति के करीब पहुंच पाया, एक लेजेंड बन गया। लड़की फिर भी जोर देती है, पूछती है क्या होगा अगर कोई सच में उस स्तर की शक्ति तक पहुंच जाए। फिर वह कहता है यह इम्पॉसिबल है क्योंकि 500 साल में सबसे बड़ा जीनियस भी ऐसा नहीं कर सकता। स्वॉर्ड्समैन इस बात पर जोर देता है कि स्वॉर्ड के इंटेंट को समझना इम्पॉसिबल होगा और हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। वह आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचता है और सोचता है कि क्या उसका जूनियर ब्रदर अभी तक जाग गया है। एक तरफ देखते हुए वह आदमी नायक को जमीन पर पाता है जो पूरी तरह से व्रेक्ट लग रहा है। नायक ऐसा लग रहा है जैसे उसने बिना रुके ट्रेनिंग की हो और एग्जॉस्शन की वजह से उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हैं। बच्चे की हालत देखकर उसका मास्टर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे कोई अंदाजा नहीं है कि क्या हुआ। वह बड़ा आदमी फिर महसूस करता है कि बच्चे ने एक कहानी को, जो उसने उसे मोटिवेट करने के लिए बनाई थी, बहुत सीरियसली ले लिया। उसी क्षण उस आदमी को गिल्ट का एक झटका लगता है, ये सोचकर कि वह इस कहानी में बैड गाय जैसा लगने लगा है। फिर वह तय करता है कि सेक्ट की भलाई के लिए वह बस इसके साथ चलेगा और बाद में बच्चे को इसकी भरपाई करेगा।
फिर हमारा नायक अपने सीनियर ब्रदर की मौजूदगी को नोटिस करता है और एक मुस्कान के साथ उसका स्वागत करता है। वह आदमी पूछता है कि बच्चे की ट्रेनिंग कैसी चल रही है और उसे जल्दी से एक पोज मारने को कहता है। शिष्य कहता है कि वह आखिरकार इसे समझ गया और अवसर के लिए उसे धन्यवाद देता है, जबकि दूसरा आदमी विश्वास नहीं कर पाता। पूरी तरह से शॉक्ड होकर सीनियर नायक से पूछता है कि उसने अभी अभी क्या कहा। हमारा नायक इसकी पुष्टि करता है और कहता है कि उस सुबह सहित वह 400 टेक्निक्स में महारत हासिल कर चुका है। इस स्टेटमेंट के सामने वह बड़ा आदमी प्योर डिसबिलीफ के साथ चुप रहता है। अचानक वह बस हंसने लगता है और पूछता है कि क्या बच्चा उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि उसने उसके लिए सिर्फ एक सिंपल मार्क खींचा था। हमारा नायक इस रिएक्शन से कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि उसे वह कोल्ड लाफ क्यों मिल रही है। शिष्य फिर सोचता है कि एक ट्रू मास्टर के लिए 400 टेक्निक्स कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। वह मानता है कि उसे मिले अवसर और थोड़ी टैलेंट के साथ उसे एक ही दिन में 1000 टेक्निक्स सीख लेनी चाहिए थी। इसे ध्यान में रखते हुए वह जवान लड़का रोना शुरू कर देता है, यह सोचकर कि वह और ज्यादा न सीखने के लिए कितना वीक है। मास्टर बच्चे को सांत्वना देने की कोशिश करता है, उसे बताता है कि उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टेक्निक में फेल होना नॉर्मल है। लेकिन बच्चा जोर देता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है और सीनियर अनॉयड हो जाता है, उसे शो ऑफ करना बंद करने के लिए कहता है। हमारा नायक दुखी महसूस करता है, यह सोचकर कि उसका सुपीरियर उसे 400 टेक्निक सीखने के लिए अनवर्दी समझता है। तो वह जवान लड़का कहता है कि थोड़ी टैलेंट के साथ भी वह सीख सकता है, क्योंकि 400 कोई बड़ी संख्या नहीं है। सोर्ड्समैन यह सुनकर फ्यूरियस हो जाता है, यह सोचकर कि बच्चा सीरियसली सोर्ड के पाथ को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। उसे अपने सुधार के लिए अपनी सफरिंग और कैसे आम लोगों का उनकी धीमी प्रगति के लिए मजाक उड़ाया जाता है याद आता है। तो वह आदमी बच्चे को एक लेसन सिखाने का फैसला करता है और उसे उन टेक्निक्स को दिखाने के लिए चैलेंज करता है जो उसने सीखी हैं। हमारा नायक खुशी खुशी चैलेंज स्वीकार करता है और मास्टर सोचता है कि जिद्दी बच्चे को आखिरकार रियलिटी का स्वाद मिलेगा। हम उन दोनों को एक पहाड़ की चोटी पर देखते हैं, जिसके ऊपर एक विशाल नीला आसमान है। फिर नायक अपनी तलवार निकालता है, जो एक शक्तिशाली गोल्डन एनर्जी के साथ चमकने लगती है। पलक झपकते ही वह प्रभावशाली गति से आगे बढ़ता है, एक रोशनी का निशान छोड़ते हुए। उसकी सोर्ड टेक्निक्स बिजली की तरह तेज हैं और पानी की तरह स्मूथली बहती हैं। हमारा नायक लड़ाई पर पूरी तरह से फोकस्ड है, उसकी आंखों में एक तेज और डिटर्मिन्ड लुक है। एक ही पल में हमारे नायक ने 36 सोर्ड मूवमेंट्स को एक साथ अंजाम दिया था। वह बड़ा सोर्ड्समैन बिना 1 इंच हिले उन हमलों को अपनी तरफ आते हुए देखता रहता है। वह शांत और स्थिर रहता है, क्योंकि ब्लोज से धूल और एनर्जी उसके चारों ओर फैल जाती है। लेकिन अंदर से मास्टर पूरी तरह से शॉक्ड और स्पीचलेस है, जो उसने अभी अभी देखा। नायक अपने मास्टर के खिलाफ लगातार तेज और फियर्स मूवमेंट्स के साथ अपना असॉल्ट जारी रखता है। 36th स्ट्राइक के बाद भी उसने रुकने का कोई संकेत नहीं दिया। मास्टर बिना एक मांसपेशी हिलाए अपने शिष्य की अब्सर्ड स्पीड को ऑब्जर्व करते हुए स्थिर रहता है। फिर लड़ाई की जगह पर गोल्डन एनर्जी का एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे उसके चारों ओर सब कुछ चमकने लगता है। 1 सेकंड के लिए भी बिना रुके बच्चा अपने मूवमेंट्स जारी रखता है। 108th स्ट्राइक तक पहुंच जाता है। उसी क्षण आसमान में एक मैसिव थंडर क्लैप फटता है, जिससे उनके चारों ओर का मौसम पूरी तरह से बदल जाता है। इसके साथ वह बड़ा आदमी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है और उसे कोल्ड स्वेट आने लगता है। आसमान में काउंटलेस बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग इकट्ठा होकर एक थंडर ड्रैगन बनाते हैं, कुछ ऐसा जिसे देखने का उसने सिर्फ सपना देखा था। एनर्जी ड्रैगन आसमान में गर्जना करता है और वह आदमी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। पैरालाइज्ड मास्टर की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह लेजेंडरी ड्रैगन्स रोर है। वह 4 थंडर सोर्ड्स टेक्निक के मैक्सिमम लेवल पर उसके मैनिफेस्टेशन को पहचानता है। फिर वह चिल्लाता है कि यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस टेक्निक में महारत हासिल करना उसका सपना था और बच्चे ने इसे 7 दिनों में कर लिया। लेकिन शौक अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि आसमान में एक नया ग्रीन एनर्जी ड्रैगन दिखाई देता है। 5 सेकंड में एक नए ड्रैगन्स रोर की गूंज सुनाई देती है और समर थंडर सोर्ड पूरी हो जाती है। इसके गायब होने से पहले ऑटम थंडर ड्रैगन ठीक उसके बाद उभरता है। लगभग उसी समय
दो एनर्जी ड्रैगन्स आसमान में एक साथ गर्जना करते हैं, जबकि मास्टर इस अनप्रेसिडेंटेड सीन से हैरान रह जाता है। इस समय नायक के मूवमेंट्स धीमे नहीं होते हैं, इसके बजाय वे और भी तेज हो जाते हैं। हमारा नायक और भी तेज चलता रहता है। पहाड़ के पार एक गोल्डन ब्लर जैसा दिखता है। अंत में उसकी गति इतनी ज्यादा है कि वह नीली एनर्जी का एक सच्चा फैंटम बन जाता है। फिर टेक्निक का सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक विंटर थंडर सोर्ड आखिरकार परफेक्शन तक पहुंच जाता है। इस सोर्ड का पूरा होना बाकी तीन से पूरी तरह से अलग महसूस हुआ, जिससे हवा भारी हो गई। सीनियर को कोल्ड स्वेट आने लगता है और वह अपने शिष्य की शक्ति से स्पीचलेस रह जाता है। मास्टर को ऐसा लगा जैसे सर्दी आ गई हो और सारा जीवन फेडिंग अवे हो रहा हो। सिर्फ 430वें मूव पर ही नायक आखिरकार रुकता है और उसके 7 दिनों के अध्ययन का डेमोन्स्ट्रेशन ऑफिशियल तौर पर खत्म हो जाता है और उसका मास्टर डम्फाउंडेड है। फिर वह जवान लड़का अपने सुपीरियर के सामने रुकता है, अपने परफॉर्मेंस पर एक रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा है। वह इतने सारे मूवमेंट्स को एक साथ करने के बाद भी एक सीरियस और फोकस्ड गेज बनाए रखता है। लेकिन हमारा नायक हिलता नहीं है और कहता है कि कुछ गलत है, क्योंकि उसने सोर्ड पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। हमारे नायक को एक रेवलेशन होती है और उसे एहसास होता है कि वह पूरे समय खुद हथियार से लिमिटेड था। वह आखिरकार समझता है कि उसके सीनियर ब्रदर का उस लेसन से उसे सच में क्या सिखाने का मतलब था। मास्टर बस वहां खड़ा है, उसके चेहरे पर एक व्हाट द हेक का लुक है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि बच्चे ने अभी अभी क्या कहा। वह जवान लड़का कहता है कि एक कॉमन सोर्ड सिर्फ काटती है, लेकिन हेवंस की सोर्ड सब कुछ को अपना ब्लेड बनाती है। इसके साथ हमारा नायक अपने हाथों से शुद्ध रोशनी की एक तलवार बनाता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। फिर वह हमला करता है, जिससे रोशनी का एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देता है। वह बड़ा आदमी शॉक्ड है और सोचता है कि क्या वह सपना देख रहा है, क्योंकि हमारे नायक को कहीं से भी एक और एपिफनी हुई थी। वह सोचता है कि अगर विंटर सोर्ड डिमाइज और डिस्ट्रक्शन का पर्सोनिफिकेशन था, तो इस पल का ऑरा बिल्कुल विपरीत था। रीबर्थ और नए जीवन से भरा, वाइटैलिटी एंडलेसली बहती है, एक विशाल ट्री ऑफ लाइफ बनाती है। हमारा नायक अपने द्वारा बनाई गई एनर्जी सोर्ड को घूरता है और उस पल में ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एक सिंगल कैजुअल मूव के साथ वह ब्लेड 10,000 सैनिकों की एक आर्मी को काट सकती थी। मास्टर इस सीन से पूरी तरह से हैरान है और जो वह देख रहा है उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। फिर वह पैनिक करता है और शॉक में चिल्लाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह लेजेंडरी सोर्ड इंटेंट था। जब सीनियर फ्रीक आउट कर रहा था, वह जवान लड़का बस एक कमांड के साथ उस सारी गोल्डन एनर्जी को खत्म कर देता है। लेकिन हमारा नायक डिसअपॉइंटेड है और कहता है कि वह अब उस शक्ति का एहसास नहीं कर पा रहा है। वह इतना महान शक्ति रखने पर भी दुखी होता है, लेकिन कहता है कि उसकी टैलेंट हॉरिबल है, क्योंकि यह ज्यादा देर तक नहीं रही। हॉरिबल टैलेंट शब्द सुनकर वह बड़ा सोर्ड्समैन पूरी तरह से स्टन्ड होकर जम जाता है। फिर उसे याद आता है कि जब वह बच्चा था, उसने एक सोर्ड सॉवरेन को देखा और इस रास्ते को चुना। वह सोचता है कि जवान लड़के ने इन्फिनिट सोर्ड इंटेंट को जगाया, जो उसे देश का सबसे महान जीनियस बनाता है। नायक फिर अपने सुपीरियर से अपोलोजाइजेस करता है, कहता है कि वह जानता है कि उसके मूवमेंट्स बहुत एवरेज हैं। अपने दिमाग में मास्टर फ्रीक आउट कर रहा है, सोच रहा है कि वह बच्चे के मुकाबले कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे एक्ट बनाए रखना होगा। अपने कंपोजर को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत के साथ वह सहमत होता है कि डिसाइपल के मूवमेंट्स काफी ऑर्डिनरी थे। वह सोचता है कि अगर बच्चा ऑर्डिनरी है तो वह क्या है। अपने सिर में विचारों के बवंडर के साथ भी सीनियर एक सीरियस और काल्म एक्सप्रेशन बनाए रखता है। अचानक मास्टर को एक चट्टान पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और पूछता है कि वह क्या है। हमारा नायक उसे एक नोटबुक देते हुए कहता है कि यह उसकी ट्रेनिंग के नोट्स हैं, और सीनियर इसे देखने के लिए कहता है। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सोर्ड्समैन अपने डिसाइपल की नोटबुक को पलटने लगता है। किताब के अंदर उन सोर्ड मूवमेंट्स के बारे में प्रोफाउंड प्रिंसिपल्स लिखे हुए थे जो उसने सीखे थे। शब्दों को पढ़ना पहली बार आसमान को देखने जैसा था। उसने हर शब्द को पहचाना, लेकिन एक साथ मिलकर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया जो गैलेक्सी जितना विशाल था। शॉक्ड होकर वह पूछता है कि क्या बच्चे ने यह लिखा है, और जवान लड़का कहता है कि यह सिर्फ एक एरोगेंट गेस था। लेकिन अंदर से मास्टर अपना दिमाग खो रहा है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं समझता है।
और सोचता है कि हमारे नायक ने यह सब कहीं से भी कैसे समझ लिया। वह सोचता है कि उसने 1 दशक तक ट्रेनिंग की और एक टेक्निक की, सिर्फ सतह को ही खरोंच पाया, जिसमें बच्चे ने 7 दिनों में महारत हासिल कर ली। स्थिति को और भी खराब करने के लिए जवान लड़के ने इन्फिनिट सोर्ड इंटेंट भी हासिल कर लिया, जिससे वह पूरी तरह से गार्बेज जैसा महसूस करता है। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए सीनियर डिसाइपल से कहता है कि वह ट्रेनिंग करता रहे और वह कुछ दिनों में वापस आएगा। अपने सुपीरियर का एक्सप्रेशन देखकर हमारा नायक सोचता है कि वह उसे किक आउट करने वाला है। डेस्परेट, नायक अपने मास्टर को पकड़ लेता है और उसे छोड़ न देने की भीख मांगता है, क्योंकि उसे आखिरकार कहीं स्वीकार कर लिया गया था। उसे याद आता है कि आधे साल तक किसी ने उसे नहीं लिया, क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल रूट नहीं था। नायक फिर सोचता है कि यह इम्पॉसिबल है कि उसने आसमान को देखकर यह सब सीखा। इसके साथ हमारा नायक इस चांस को न खोने के लिए डिटर्मिन्ड हो जाता है, ये मानते हुए कि सेक्ट में हर कोई मास्टर है। इस बीच सेक्ट मास्टर के निवास पर जगह काफी शांतिपूर्ण और एकांत लगती है। वहां सेक्ट लीडर आराम कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं और अपने बगीचे में लगे फूलों की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन अचानक कोई भागता हुआ आता है और निराशा में चिल्लाता है कि कुछ भयानक हुआ है। वह नया आने वाला हमारे नायक का मास्टर है और सेक्ट लीडर उससे पूछते हैं कि वह इतना परेशान क्यों है। तलवारबाज तब कहता है कि उसके सुपीरियर का सपना सच हो सकता है, क्योंकि सेक्ट एक ड्रैगन पैदा करने वाला है। ड्रैगन शब्द सुनकर सेक्ट लीडर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। सेक्ट मास्टर भ्रमित हो जाते हैं और अपने सबॉर्डिनेट से पूछते हैं कि ड्रैगन से उसका क्या मतलब था। वह बताते हैं कि नए शिष्य ने, जिसने शुरू से शुरुआत की थी, ने पहले ही 7 दिनों में पूरी सोर्ड टेक्निक में महारत हासिल कर ली है। एल्डर कहते हैं कि यह कोई मजाक नहीं है, लेकिन उनका शिष्य सबूत के तौर पर आकाश में हो रहे फिनोमिनन की ओर इशारा करता है। सेक्ट मास्टर तब खुद से मानते हैं कि उन्होंने सोचा था कि यह बस कोई एक्सपर्ट गुजर रहा है, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि इन सब के लिए जिम्मेदार वास्तव में वह युवा नवागंतुक था। इस रहस्योद्घाटन के साथ सेक्ट लीडर रोने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि आखिरकार उनके पास एक जीनियस है। इस पर तलवारबाज अपने सुपीरियर को शांत करने की कोशिश करता है, जो पूरी तरह से आपा खो रहे हैं। फिर एल्डर खुद को शांत करने के लिए अपने सिर पर पानी डालते हैं। एक पुरानी प्रोफेसी को याद करते हुए उनका सबॉर्डिनेट पूछता है कि क्या वे हमारे नायक को रोक तो नहीं रहे हैं, लेकिन लीडर कहते हैं कि दूसरे सेक्ट्स ने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। वह आगे कहते हैं कि कल्टीवेशन डेस्टिनी के बारे में है और बड़े सेक्ट्स बहुत खतरनाक होते हैं। मास्टर कहते हैं कि जब सेक्ट बढ़ेगा तो वह उसे सच्चाई बताएंगे और वह युवक अपना रास्ता खुद चुन सकता है। यह सुनकर तलवारबाज कहता है कि वह सब कुछ समझ गया है और अपने सुपीरियर के फैसले का पालन करेगा। अगले दिन सेक्ट लीडर चिल कर रहे हैं, अपनी दोपहर की छुट्टी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन अचानक उनके शांति के पल को एक शिष्य बुरी खबर के साथ बाधित करता है। तलवारबाज फिर से आता है और निराशा में चिल्लाता है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। सेक्ट लीडर एक बहुत ही अजीब चेहरा बनाते हैं। डेट कलेक्टर समझकर वह भागने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि अब सेक्ट उनके शिष्यों के हाथों में है। मास्टर भागना बंद कर देते हैं और भ्रमित हो जाते हैं, सोचकर कि क्या यह कुछ और है। फिर वह गुस्सा हो जाते हैं और अपने सबॉर्डिनेट को घबराने और लगभग उन्हें दिल का दौरा देने के लिए थप्पड़ मारते हैं। भ्रम के बाद दृश्य एक पहाड़ के ऊपर सेक्ट के एक खूबसूरत दृश्य में बदल जाता है। अब शांत होकर सुपीरियर पूछता है कि क्या समस्या है और तलवारबाज उसे पढ़ने के लिए एक कागज देता है। दस्तावेज में कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस सभी अनरैंक्ड सेक्ट्स की जांच करेगा। अपनी वैधता साबित करने के लिए उन्हें 2 महीनों में 10 स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे या उन्हें बंद कर दिया जाएगा। पूरी तरह से फ्यूरियस सेक्ट लीडर मेज को फेंक देते हैं और चिल्लाते हैं कि वह एम्परर से अपील करेंगे। यह बताया गया है कि एक स्पिरिट स्टोन की कीमत डन टेल्स ऑफ गोल्ड है, जिसका मतलब है कि उन्हें उन सभी को खरीदने के लिए मूल रूप से 1 साल तक भूखा रहना पड़ेगा। तलवारबाज अपने मास्टर को शांत करने की कोशिश करता है और पूछता है कि सेक्ट के पास वर्तमान में कितने स्पिरिट स्टोन्स हैं। बहुत शर्म की बात है। एल्डर अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं, संख्या 7 दिखाते हैं। उनका शिष्य सोचता है कि उसका मतलब 70 स्टोन्स है, लेकिन लीडर कहते हैं कि यह असंभव है। फिर वह युवक सोचता है कि क्या उसका मतलब 70 गोल्ड कॉइन्स है, लेकिन उनके सुपीरियर फिर से इनकार करते हैं। हताश होकर
वह पूछता है कि क्या ये सिल्वर कॉइन्स हैं, लेकिन मास्टर, जो अब फर्श पर हैं, बताते हैं कि यह 70 कॉपर कॉइन्स हैं। जवाब सुनकर उनका शिष्य पूरी तरह से घबरा जाता है और शुद्ध निराशा में चिल्लाता है। वह विश्वास नहीं कर सकता कि वे इतने गरीब हैं, लेकिन उनके सुपीरियर इसकी पुष्टि करते हैं कि यह सच है। लीडर फिर समझाना शुरू करते हैं कि सेक्ट के पास मूल रूप से कुछ सेविंग्स थीं, लेकिन उन्होंने एक नए कल्टीवेशन फंड के बारे में सुना और सोचा कि सिल्वर एक वेस्ट है। बूढ़े आदमी के अनुसार ये एक हाई यील्ड मंथली रिटर्न इन्वेस्टमेंट थी, एक क्लासिक गेट रिच स्कीम जिस पर हर कोई जंप कर रहा था, सिवाय इसके कि उन्हें यह एहसास नहीं था कि स्कैमर्स उनके पैसे के पीछे थे और सब कुछ लेकर भाग गए। रोते हुए सेक्ट लीडर स्वीकार करते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया था और अपने सबॉर्डिनेट से एक हग मांगते हैं। पूरी तरह से डेवस्टेटेड सीनियर ब्रदर सोचता है कि वे खत्म हो गए हैं और शायद उन्हें बस अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। सेक्ट इस बार पूरी तरह से खत्म हो गया था, लेकिन मास्टर खुद को संभालते हैं और कहते हैं कि वह सेक्ट को विफल नहीं होने दे सकते, क्योंकि अब उनके पास एक जीनियस है। अचानक एक विशाल नीले बोल्ट ऑफ लाइटनिंग ने आकाश को काट दिया। जहां वे थे उसके बहुत करीब। सेक्ट लीडर चौंक जाते हैं और उस इमेंस पावर की दिशा में देखते हैं। तलवारबाज तब पहचानता है कि यह उसके नए जूनियर ब्रदर के निवास से आया था। वह युवक सोचता है कि आकाश में वह क्या था अगर नए न्यूबी ने फिर से एडवांस किया है, लेकिन एसईएम कहते हैं कि यह असंभव है, क्योंकि जीनियसेस भी इतनी तेजी से कल्टीवेट नहीं करते हैं। फिर लीडर कहते हैं कि वह कुछ स्टोन्स लेने के लिए पहाड़ से नीचे जा रहे हैं और अपने शिष्य से हमारे नायक की देखभाल करने के लिए कहते हैं। 7 दिन बाद प्रोटैगनिस्ट अभी भी क्लिफ पर ट्रेनिंग कर रहा है। वहां प्रोटैगनिस्ट को अपनी नई सोर्ड के साथ गहनता से ट्रेन करते हुए देखा जाता है। वह कई परफेक्ट मूवमेंट्स को निष्पादित करते हुए अविश्वसनीय स्किल का प्रदर्शन करता है। दूरी से उसका सीनियर ब्रदर प्रोटैगनिस्ट के ट्रेनिंग को देखता है। वह किड की प्रगति से चौंक जाता है और मानता है कि फिनोमिनन वास्तविक था। तलवारबाज तब सोचता है कि उस तरह की टैलेंट को देखने का दबाव बस बहुत अधिक है। उसी क्षण हमारा नायक अपने सीनियर को नोटिस करता है और बड़े सम्मान के साथ उसका अभिवादन करता है। वह युवक कहता है कि उसने सभी 1468 मूवमेंट सीख लिए हैं। सीनियर ब्रदर भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए वह बताते हैं कि मूवमेंट्स में महारत हासिल करना बस शुरुआत है। वह सोचता है कि उसे अपने शब्दों को एग्जैजरेट करना होगा या उसका कवर ब्लोन हो जाएगा। एक जिज्ञासु नजर के साथ हमारा नायक तब पूछता है कि उसका सीनियर किस रेल्म में है। तलवारबाज तब सवाल का जवाब देने के लिए एक इम्पोजिंग पोज बनाता है। वह बनाता है कि वह सुप्रीम पाथ ऑफ द सोर्ड के पहले लेवल पर है। स्पार्कलिंग आइज के साथ हमारा नायक प्रभावित होता है और उसे एक हिडन मास्टर कहता है। सीनियर झूठ बोलना जारी रखता है, कहता है कि यह लेवल पहले से ही उसे 10 नेशंस में नंबर 1 बनाता है। न्यूबी तब चौंक जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका सीनियर उन सब में सबसे मजबूत है। हमारा नायक चिल्लाता है कि उसे ड्रैगन बनना ही होगा और उसने अपने जीवन में इसकी कभी कल्पना नहीं की थी। वह अपने भाई से कैचअप करने के लिए ट्रेन करने का वादा करता है और सीनियर को उसकी दयालुता पर बुरा लगता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह सब एक सपने जैसा लगता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वह एक साधारण आदमी था। प्रोटैगनिस्ट खूबसूरत सनसेट को घूरता है। इस बीच उसका सीनियर उसे एक बहुत ही विचारशील लुक के साथ देखता है। वह पूछता है कि क्या वह किड पहले एक स्कॉलर था, और न्यूबी कहता है कि उसे पढ़ना और पेंट करना पसंद था। एक मुस्कान के साथ सीनियर एक पेंटिंग में मदद मांगता है। भविष्य के बारे में सोचते हुए वह कल्पना करता है कि वह ऑल टाइम के भविष्य के सबसे महान स्वॉर्ड्समैन से एक पेंटिंग होने के बारे में ब्रैग कर पाएगा। प्रोटैगनिस्ट अजीब तरह से सहमत होता है, अपने सीनियर से कहता है कि अगर यह बुरा निकलता है तो बुरा ना माने। अपने पिछले जीवन में हमारा नायक एक लड़की को जीतने के लिए एक पेंटिंग सोसाइटी में शामिल हुआ था। उसने 3 साल तक ट्रेन किया और पेंट करना सीखा, लेकिन अंत में लड़की एक अमीर लड़के के साथ भाग गई। पूरी तरह से डेवस्टेटेड वह फर्श पर रोता है, क्योंकि पेंटिंग ने उसकी प्रेम जीवन को नहीं बचाया। 1 घंटे बाद वर्तमान में वापस हमारा नायक एक मुस्कान के साथ अपने सीनियर को पेंटिंग सौंपता है। सीनियर सोचता है कि जब वह गंभीर होता है तो किड काफी हैंडसम लगता है। प्रोटैगनिस्ट को तब पूरी तरह से केंद्रित देखा जाता है, क्योंकि वह अपनी कला के लिए खुद को समर्पित करता है।
फिर वह स्क्रोल सौंपता है और अपने सीनियर से पूछता है कि अगर यह अच्छा नहीं निकला तो बुरा न माने। उसका सीनियर ब्रदर उसे चिंता न करने के लिए कहता है और देखने के लिए पेंटिंग को अनरोल करना शुरू करता है, लेकिन पेंटिंग को देखकर उसकी आंखें जो खींचा गया है उस पर शुद्ध सदमे के साथ चौड़ी हो जाती हैं। स्क्रोल पर एक लुभावनी पेंटिंग का खुलासा होता है जिसमें सीनियर ब्रदर हिमसेल्फ को दिखाया गया है। वह आर्टवर्क पर सदमे में है जो पूरे आकाश को ढंकने वाले डस्क की चमक को दर्शाती है। केंजिन माउंटेन रेंज फूलों और पेड़ों के साथ एक सच्चा पैराडाइस लगता है। उसी क्षण वह नोटिस करता है कि पेंटिंग का रियलिज्म इसके डिटेल्स में प्रभावशाली है, लेकिन जो ड्राइंग में सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है वह काम के केंद्र में खुद की आकृति है। बस एक साइड प्रोफाइल के साथ पेंटिंग एक सोर्ड इमॉर्टल की शक्तिशाली ऑरा को पकड़ती है। ड्राइंग इतनी विविड है, ऐसा लगता है कि चरित्र फ्रेम से बाहर कूदने वाला है। वह पेंटिंग की हीप्स प्रशंसा करता है, कहता है कि इसका एकमात्र दोष यह है कि यह उसकी पूरी रेडिएंट ब्यूटी को कैप्चर नहीं कर सकता है। इस पर हमारा नायक कॉम्प्लीमेंट के लिए उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि यह उसके मार्गदर्शन के लिए एक गिफ्ट है। लेकिन काम को फिर से देखकर तलवारबाज कुछ नोटिस करता है जो उसने पहले नहीं देखा था। वह स्क्रोल के निचले कोने में एक छोटा लाल सिग्नेचर देखता है। सिग्नेचर पर किंग एंड हर्मिट लिखा है और वह किड को खुद को एक कूल निकनेम देने के लिए टीज करता है। अचानक एक शक्तिशाली आवाज चंगू को बुलाती है, जो प्रोटैगनिस्ट का सीनियर ब्रदर है। तलवारबाज आवाज को पहचानता है और कहता है कि यह सेक्ट मास्टर से एक ट्रांसमिशन है। वह तब पेंटिंग को पकड़ता है और सोचता है कि उसके लीडर का सोल्यूशन क्या हो सकता है। ट्यो सोर्ड सेक्ट में किंग जो के 3 महान सेक्ट्स में से एक कोई एक शक्तिशाली अटैक लॉन्च करता है। एक शक्तिशाली बैंगनी एनर्जी एक ड्रैगन के आकार में आकाश में प्रकट होती है। हम तब सोर्ड कॉम्प्रिहेंशन क्लिफ देखते हैं जहां एक मार्क गहनता से चमकता है। एक आदमी 4 सीजन्स एंसेस्टर से सोर्ड मार्क की शक्ति से चौंक जाता है, लेकिन उसके बगल में एक महिला कहती है कि यह ऑब्वियस है क्योंकि केवल जीनियसेस ही इस तरह की जगह पर आएंगे। अचानक चट्टान पर मार्क हर किसी पर एक शक्तिशाली एनर्जी की लहर जारी करता है। उसी क्षण एक सुनहरे बालों वाला युवक खुशी से चिल्लाता है क्योंकि वह आखिरकार टेक्निक को समझ गया है। फिर वह क्लिफ से एनर्जी खींचता है और एक मुस्कान के साथ इसे अपने हाथ में कंसंट्रेट करता है। कल्टीवेटर्स में से एक यह देखकर चौंक जाता है कि सुहंग सोर्ड के ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच गया है। वह युवती टिप्पणी करती है कि वह एक जीनियस है जो 1 साल में करता है जो दूसरों को 3 लेता है। दूरी से सेक्ट एल्डर शिष्यों की प्रगति का निरीक्षण करते हैं। एक मास्टर अपने सहयोगी को सेक्ट में ऐसे टैलेंटेड डिसाइपल होने पर बधाई देता है। सुहैंग्स मास्टर गर्व से मुस्कुराता है, लेकिन युवक की उपलब्धि के बारे में विनम्रता का ढोंग करता है। फिर एक और लाल बालों वाला एल्डर कहता है कि जश्न मनाना बहुत जल्दी है। वह आगे कहता है कि उसके अपने शिष्य अभी तक एडवांस नहीं हुए हैं क्योंकि वे खुद को रोके हुए हैं। लाल बालों वाला एल्डर उत्तेजना पर फ्यूरियस हो जाता है और चिल्लाता है, लेकिन एक तीसरा मास्टर हस्तक्षेप करता है और उन्हें लड़ने के लिए मना करता है क्योंकि लीडर ने एक ऑर्डर दिया है। अन्य 2 तब यह जानने के लिए उत्सुकता से देखते हैं कि सेक्ट लीडर की योजना क्या है। वह आदमी बताता है कि कॉन्फ्रेंस से शीर्ष 10 को एक विशेष प्राइज मिलेगा। यह सुनकर दोनों एल्डर्स रहस्योद्घाटन से पूरी तरह से चौंक जाते हैं। प्राइज तैचुआन सोर्ड टावर में प्रवेश करने और इसकी चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक टोकन है। एक बुरी मुस्कान के साथ जुंग्स मास्टर कहता है कि उसका शिष्य निश्चित रूप से एक जगह पाएगा, लेकिन उसका सहयोगी उसे बहुत जल्दी जश्न न मनाने की चेतावनी देता है क्योंकि अगर वह हार गया तो शर्म बहुत बड़ी होगी। दूसरा हंसता है और बेट लगाता है कि अगर 3 सेक्ट्स के बाहर से कोई जीतता है तो वह लैट्रिन्स की सफाई करेगा। दृश्य तब चिन्युन सेक्ट में सेक्ट मास्टर के निवास पर लौटता है। अंदर सेक्ट लीडर को हमारे नायक के सीनियर ब्रदर के साथ बात करते हुए देखा जाता है। एक भ्रमित लुक के साथ तलवारबाज तब पूछता है कि पैसा बनाने का सॉल्यूशन क्या है। मास्टर तब सेक्ट की वित्तीय समस्याओं के सॉल्यूशन का खुलासा करते हैं, अ पाइल ऑफ जंक। आउटरेज्ड हमारे नायक का भाई पूछता है कि क्या वे वास्तव में उस गार्बेज से पैसा बनाने जा रहे हैं। एक मुस्कान के साथ लीडर बताते हैं कि ये सेक्ट के सबसे अच्छे ट्रेजर्स हैं और वे उन्हें बेचने जा रहे हैं। तलवारबाज इस एम्बैरेसमेंट से गुजरने से इनकार करता है, लेकिन उसका मास्टर उसे पकड़ लेता है और मदद के लिए भीख मांगता है। अचानक एल्डर स्क्रोल को देखता है और इसे अपने शिष्यों के हाथों से छीन लेता है।
लीडर कहते हैं कि सेक्ट बैंकरप्ट हो रहा है और वे मदद के लिए पेंटिंग भी बेच देंगे। इसके साथ दोनों शहर में पहुंचते हैं और सीधे लाए पॉन शॉप जाते हैं। अंदर एक उत्साही कर्मचारी उनका अभिवादन करता है और उन्हें एस्टैब्लिशमेंट में आमंत्रित करता है। अटेंडेंट पूछता है कि क्या वे खरीदने या बेचने के लिए हैं, और मास्टर कहते हैं कि उनके पास लग्जरी आइटम्स हैं। उत्साहित होकर वह युवक उन ट्रेजर्स को देखने के लिए कहता है जो वे लाए थे, लेकिन बैग खोलने पर कर्मचारियों की मुस्कान गायब हो जाती है और वह बस ट्रैश का एक ढेर देखता है। अप्रेजर का एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाता है और उसे घृणा का लुक मिलता है। किताबों में से एक को पलटते हुए उसे बहुत ही स्किम्पी क्लोथ्स में एक महिला की तस्वीर मिलती है। शॉप गाय किताब की सामग्री पर एम्बैरेसमेंट से ब्राइट रेड हो जाता है। हताश होकर मास्टर चिल्लाता है कि वह रॉन्ग आइटम है और इसे बेचा नहीं जा सकता। हमारे नायक का भाई किताब उधार लेने के लिए कहता है और उसका मास्टर बिना किसी समस्या के सहमत हो जाता है। फिर अटेंडेंट पूरे जंग के लिए 10 टेल्स ऑफ गोल्ड की पेशकश करता है, जो मास्टर को चौंका देता है। सेक्ट लीडर गुस्सा हो जाते हैं और नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्मचारी को आइटम की क्वालिटी की परवाह नहीं है। एल्डर तब 8 टेल्स तक नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह युवक का जवाब एक फ्लैट नो है। हताश होकर एल्डर 5 टेल्स की पेशकश करता है और कहता है कि यह उसकी फाइनल प्राइस है। गहरे एम्बैरेस्ड हमारे नायक का भाई इसे और नहीं ले सकता है और उन्हें बस चले जाने के लिए कहता है। उसी क्षण अटेंडेंट स्क्रोल को नोटिस करता है और पेंटिंग को देखने के लिए कहता है। कागज देखकर कर्मचारी इसे पहचानता है और सवाल करता है कि वे गरीब होने का नाटक क्यों कर रहे हैं। सेक्ट लीडर चौंक जाते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या वह कागज वास्तव में महंगा है। अप्रेजर इसकी पुष्टि करता है, कहता है कि कागज अकेला 10 टेल्स ऑफ गोल्ड से अधिक का है। स्क्रोल का अधिक बारीकी से एनालाइज करते हुए वह एक लाल सिग्नेचर को नोटिस करता है जो जोरदार चमकता है। सिग्नेचर पर नाम पढ़ने पर वह युवक का एक्सप्रेशन शुद्ध टेरर और एस्टॉनिशमेंट में बदल जाता है। फिर वह एक असिस्टेंट को आइटम के बारे में निजी तौर पर बात करने के लिए बुलाता है। सेक्ट मास्टर कर्मचारियों की अचानक प्रतिक्रिया से पूरी तरह से क्लूलेस रह जाते हैं। इस बीच लीडर कोने में फुसफुसाते हुए दोनों को देखते हैं। सहयोगी तब पूछता है कि क्या वह श्योर है, और अप्रेजर पुष्टि करता है कि कोई गलती नहीं है। पूरी तरह से अलग एटीट्यूड के साथ वह युवक मुस्कुराता है और उन्हें एक पल इंतजार करने के लिए कहता है। मास्टर और उनका शिष्य बदलाव से भ्रमित होते हैं, लेकिन इंतजार करने के लिए सहमत होते हैं। 1 घंटे के बाद कर्मचारी लौटता है और कहता है कि उसके बॉस ने आर्टवर्क के मूल्य की पुष्टि की है। तलवारबाज सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मास्टर उसे डील को बर्बाद करने से रोकता है। अपना मौका देखकर लीडर 5 उंगलियां दिखाता है और कहता है कि यह उसकी फाइनल ऑफर है। वह तब खुद पर हंसता है, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने पेंटिंग को पूरी तरह से गलत समझा है। अप्रेजर एल्डर के प्रपोजल का एनालाइज करते हुए एक पल के लिए विचारशील दिखता है। उसका अप्रेंटिस उसे लालची कहता है, लेकिन एल्डर कहते हैं कि यह सब स्ट्रेटजी का हिस्सा है। हर किसी के आश्चर्य के लिए कर्मचारी 5000 टेल्स ऑफ गोल्ड की पेशकश स्वीकार करता है। लीडर अपनी स्ट्रेटजी का जश्न मनाने वाले थे, लेकिन वह और उनका शिष्य राशि से फ्लोर्ड हो जाते हैं। चौड़ी आंखों के साथ एल्डर को विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने क्या सुना, और वह युवक को इसे दोहराने के लिए कहते हैं। अप्रेजर तब शांति से पुष्टि करता है कि ऑफर 5000 टेल्स के लिए थी। दोनों तब सस्पिशियस हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वह गाय उनसे मजाक कर रहा है। वह तब उन्हें आश्वासन देता है कि उनकी दुकान गंभीर है और बिजनेस के बारे में कभी मजाक नहीं करती है। तलवारबाज चौंक जाता है और सोचता है कि उसके भाई द्वारा एक आकस्मिक ड्राइंग इतने पैसे के लायक कैसे हो सकती है। वह तब मास्टर से फुसफुसाता है कि वे अपना मन बदलने से पहले ऑफर स्वीकार कर लें, क्योंकि सेक्ट बच जाएगा, लेकिन एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ। मास्टर कहते हैं कि एक गलतफहमी हुई है और वास्तविक मूल्य 50,000 टेल्स है। पूरी तरह से चौंक कर तलवारबाज एल्डर पर चिल्लाता है और पूछता है कि क्या वह अपना दिमाग खो चुका है। शॉप एम्प्लॉई स्तब्ध है और पूछता है कि क्या मास्टर वास्तव में 50,000 टेल्स चाहते हैं। एल्डर इसकी पुष्टि करते हैं, कहते हैं कि वह एक भी कॉइन कम स्वीकार नहीं करेंगे। डिस्ट्रेस्ड हमारे नायक का भाई मानसिक रूप से अपने मास्टर से एक बार के लिए कुछ सेंस रखने की भीख मांगता है। वह सोचता है कि किस तरह की पागल पेंटिंग इतने पैसे के लायक होगी।
दोनों के आश्चर्य के लिए अप्रेजर हंसना शुरू करता है और उनके कॉन्फिडेंस की प्रशंसा करता है। वह कहता है कि शॉप ओनर सही था और वे कोई एमेचर्स नहीं हैं। वह युवक तब सुझाव देता है कि वे कीमत के बारे में खुलकर बात करें। वह बताता है कि शिंगलन हर्मिट द्वारा एक काम के लिए मूल्य का भुगतान करना असंभव नहीं है। सेक्ट लीडर और उनका शिष्य, जो उन्होंने अभी सुना, उससे पूरी तरह से फ्लोर्ड हैं। वे विश्वास नहीं कर सकते कि वह बेतुकी राशि एक वास्तविक चीज है। उसी क्षण एल्डर आंतरिक रूप से घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बस एक यादृच्छिक संख्या बोल दी। मास्टर निराशा में हैं, सोच रहे हैं कि एक ड्राइंग इतने लायक कैसे हो सकती है। वह एक गहरी सांस लेता है और डील को न उड़ाने के लिए शांत रहने की कोशिश करता है। उसकी नई स्ट्रैटेजी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉन्वर्सेशन जारी रखना है। एक पूरी तरह से अलग पोस्चर के साथ मास्टर ऐसा एक्ट करता है जैसे वह सब कुछ जानता है। वह तब खुलासा करता है कि अन्य दुकानों ने भी कलाकार को पहचाना है। अटेंडेंट स्पष्टीकरण जारी रखता है, कहता है, चिंग हर्मिट नाम अब एक सीक्रेट नहीं है। वह पहले ही कला एक्सपर्ट्स के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गया है। भले ही वह हाल ही में ही दिखाई दिया हो, उसे पहले से ही राष्ट्र में सबसे बड़ा स्कॉलर कहा जा रहा है। उसकी कैलीग्राफी को कला का एक परफेक्ट और यूनिक वर्क माना जाता है। कर्मचारी यह भी कहता है कि उसके पेंटिंग स्किल्स और भी अधिक अविश्वसनीय हैं। हर स्ट्रोक में जुनून हर किसी को प्रभावित करता है जो उसके काम देखता है। वह युवक उन्हें बताता है कि पूरे देश में कई महिलाएं उसकी पोएट्री के प्यार में पड़ गई हैं। वे उसकी स्क्रोल्स और पेंटिंग्स की प्रशंसा करते हुए मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। कई बस यह कल्पना करते हुए रातें बिताती हैं कि कलाकार का चेहरा कैसा दिखेगा। वे इतनी टैलेंट और रहस्य के पीछे के जीनियस आदमी का सपना देखते हैं। यहाँ तक कि सबसे गर्वित स्कॉलर्स ने भी उसकी जीनियस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। वे सभी मास्टर से सीखने के लिए उसके कामों की नकल करने और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हर्मिट की यूनिक स्टाइल ने कला में एक सांस्कृतिक क्रांति का कारण बना। यह शर्म की बात है कि दुनिया उसे जानने से पहले वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। कर्मचारी आगे कहता है, दुनिया को कभी उसका चेहरा देखने का सौभाग्य नहीं मिला। एकमात्र शर्म की बात यह है कि वह अपने काम की खोज होने से पहले गायब हो गया। वह बताता है कि स्कॉलर्स रेप्यूटेशन को महत्व देते हैं, लेकिन कलाकार ने इसे डर्ट की तरह माना। यह एटीट्यूड उसे शर्मिंदा महसूस कराता है और साथ ही प्रशंसा से भरा हुआ भी। मास्टर और उनका शिष्य स्वेटिंग बुलेट्स हैं। जो वे सुन रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। एल्डर तब महसूस करता है कि वे प्रोटैगनिस्ट, उसके अप्रेंटिस के बारे में बात कर रहे हैं। वह युवक पुष्टि करता है कि कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसने कहीं और सुनी है, लेकिन वह चेतावनी देता है कि क्योंकि यह एक पोर्ट्रेट है, पेंटिंग में एक बड़ी कमी है। हमारे नायक का भाई अजीब महसूस करता है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी अपनी ब्यूटी ने पेंटिंग में मूल्य जोड़ा है। वह यह सोचकर एक पूर्ण इडियट की तरह महसूस करता है और एम्बैरेस्ड है। एक गहरे ऑरा के साथ मास्टर अपने शिष्यों का ध्यान आकर्षित करता है। एल्डर उसे याद दिलाता है कि आर्टवर्क की कीमत अब उम्मीद से बहुत कम होगी। गुस्से में अप्रेजर विलाप करता है कि हजारों टेल्स नाली में चले गए हैं। वह इस बात से फ्यूरियस है कि एक साधारण पोर्ट्रेट ने मास्टरपीस को इतना डिवैल्यूड कर दिया। एल्डर की आंखें लाल चमकती हैं और वह कहता है कि वह किसी को जिंदा खाना चाहता है। उसका अप्रेंटिस उसे शांत होने के लिए कहता है ताकि वे अपना कवर न उड़ा दें। मास्टर खुद को संभालता है और उस गाय को बीटिंग अराउंड द बुश बंद करने और उन्हें एक कीमत देने के लिए कहता है। दुकान तब 10,000 टेल्स की पेशकश करती है, क्योंकि पेंटिंग एक लैंडस्केप नहीं है। बिना किसी दूसरे विचार के सेक्ट लीडर स्पॉट पर ऑफर स्वीकार करता है। वह कहता है कि वह युवक भरोसेमंद लगता है और उससे जल्दी से पैसे लाने के लिए कहता है। अंत में डील बंद करने के बाद दोनों दुकान छोड़ते हैं और शहर में वापस जाते हैं। दोनों एक विशाल और इम्पोजिंग लुकिंग पवेलियन के सामने पहुंचते हैं। ये जगह बहुत महत्वपूर्ण लगती है और एक रहस्यमय ऑरा से घिरी हुई है। हतप्रभ होकर सोर्ड्समैन को अपने मास्टर की योजना का एहसास होता है और वह स्पीचलेस रह जाता है। फिर वह पूछता है कि क्या एल्डर सच में ओरिजिन के मंडप में जाने का इरादा रखते हैं। अप्रेंटिस सवाल करता है कि क्या उनके मास्टर थोड़ा ओवरबोर्ड नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यह बेगो शहर की सबसे महंगी दुकान है। लेकिन एल्डर उसे डरने के लिए कहते हैं, क्योंकि पैसा छोटे भाई ने कमाया है, और उसे आश्वासन देते हैं कि वह महत्वपूर्ण पलों में जानते हैं कि क्या करना है। एल्डर का मानना है कि सेक्स फ्यूचर पूरी तरह से प्रोटैगनिस्ट पर निर्भर करता है
और उनकी सफलता उस यंग जीनियस के हाथों में है। सोर्ड्समैन इंसिस्ट करता है कि जगह अब्सर्डली एक्सपेंसिव है, तो उसके मास्टर कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसे बैंक नोट्स दिखाते हैं। फिर एल्डर अपने अप्रेंटिस को बात करना बंद करने और एक रिच मैन की तरह बिहेव करने का आदेश देते हैं। कहते हैं कि कॉन्फिडेंस पावरफुल दिखने की है। अंदर घुसते ही दो बहुत खूबसूरत महिलाएं उनका स्वागत करती हैं, जो उन्हें मिस्टीरियस ओरिजिन पवेलियन में आमंत्रित करती हैं। इससे मास्टर पूरी तरह से फ्लश्ड और जगह से अमेज्ड हो जाते हैं। सोचते हैं कि रिच ऐसे ही रहते हैं, इसकी तुलना पॉन शॉप से करते हैं। एक अटेंडेंट पूछता है कि क्या उन्हें मैजिक टूल्स या मैनुअल्स चाहिए, और सेक्ट लीडर कहते हैं कि उन्हें सबसे अच्छा चाहिए और कीमत पूछते हैं। महिला कहती है कि फर्स्ट क्लास मैनुअल्स की कीमत 100,000 टेल्स है, लेकिन लकीली दुकान की एनिवर्सरी होने के कारण 30% डिस्काउंट है। हमारे हीरो का भाई अब्सर्ड अमाउंट से पूरी तरह से शॉक्ड है। वह कीमत पर विश्वास नहीं कर पाता और फुल ब्लोन पैनिक में चला जाता है। दूसरी एम्प्लॉई एक स्माइल के साथ कीमत कंफर्म करती है और कहती है कि इवेंट के बाद उन्हें इतनी अच्छी डील नहीं मिलेगी। डेवस्टेटेड होकर यंग मैन एक कंप्लीट पॉपर जैसा महसूस करता है और महसूस करता है कि रिच की दुनिया कुछ ऐसी है जिसकी वह ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकता। मास्टर अपने अप्रेंटिस को पैनिक करना बंद करने और कुछ करेज रखने के लिए कहते हैं, लेकिन यंग मैन फुसफुसाता है कि उनका पैसा एक सेट को भी कवर नहीं करेगा। हमारे हीरो का भाई महिला से सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम की कीमत पूछता है और यह सवाल सेक्ट लीडर को बहुत कंफ्यूज्ड कर देता है। अटेंडेंट सरप्राइज्ड होती है और पूछती है कि क्या वह श्योर है। उसे चेतावनी देती है कि केवल इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम खरीदना पूरी तरह से यूजलेस है। सोर्ड्समैन उससे इसकी यूजफुलनेस के बारे में चिंता न करने के लिए कहता है और महिला चेतावनी देती है कि दुकान रिटर्न्स एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वह फुसफुसाते हुए फिर से कीमत पूछता है। मास्टर को लगता है कि इतना पैसा खर्च करना क्रेजी है, लेकिन उसका अप्रेंटिस उसे हमारे हीरो की इनक्रेडिबल लर्निंग एबिलिटी की याद दिलाता है। इस पर सेक्ट लीडर को याद आता है कि बच्चे ने एक सिंगल सोर्ड मार्क से एक पूरी टेक्निक को समझ लिया था और महसूस करता है कि यंग मैन ऐसा कर सकता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ एल्डर सहमत होते हैं कि उस मॉन्स्टर के लिए इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा काफी है और वे एक ह्यूज प्रॉफिट कमाएंगे। थोड़ी देर बाद अटेंडेंट 3 मैनुअल्स के साथ लौटती है जिन्हें सेपरेटली बेचा जा सकता है, और एल्डर पूछते हैं कि उनमें से कौन सा सबसे पावरफुल है। फिर वह रिवर फ्लो सोर्ड टेक्निक रिकमेंड करती है और कहती है कि एक जीनियस इससे अगला लेवल भी सीख सकता है। लेकिन महिला बताती है कि यह सबसे महंगा है और इसकी कीमत 9,000 टेल्स ऑफ गोल्ड है, जिससे अप्रेंटिस की सोल शॉक से लगभग उसके शरीर को छोड़ देती है। फिर भी मास्टर अपने डिसाइपल के जीनियस पर सब कुछ बेट करने का फैसला करते हैं और एक वॉर क्राई के साथ उसे एक्सपेंसिव मैनुअल पैक करने के लिए कहते हैं। वह बाकी पैसे पिल्स पर खर्च करने का भी आदेश देते हैं और यंग मैन पूछता है कि क्या वह कुछ भी बचाएगा नहीं, लेकिन एल्डर कहते हैं नहीं। हमारे हीरो का भाई पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है और अपने मास्टर को घूरता है। एक ही बार में सारा पैसा खर्च करने के फैसले से सरप्राइज्ड होता है। ब्रोकन हार्ट के साथ एल्डर अपना पैसा गले लगाते हुए रोते हैं, पेमेंट करने में रिलक्टेंट हैं। जगह छोड़कर मास्टर पूरे रास्ते रोते रहते हैं और यंग मैन उसे ड्रामा बंद करने के लिए कहता है क्योंकि वह एम्बैरेस्ड हो रहा है। अचानक एल्डर को एक आइडिया आता है और वह पूछते हैं कि क्या बाकी 2 भाई भी एल्केमिस्ट और रे मास्टर एग्जाम्स देंगे। यंग मैन कंफर्म करता है और पूछता है कि क्या वे वापस जा रहे हैं, लेकिन सेक्ट लीडर नो वे चिल्लाते हैं और 2 महीने के लिए पैसे की कोई बात करने से मना करते हैं। फिर एल्डर कहते हैं कि वह अपने डिसाइपल को एक सीक्रेट जगह पर ले जा रहे हैं और वे एक स्टॉल पर पहुंचते हैं जो मैनुअल्स को पाउंड के हिसाब से बेचता है। स्टॉल वेंडर पूछता है कि क्या वे कुछ मैनुअल्स का वजन करना चाहते हैं। अप्रेंटिस इस पर विश्वास नहीं कर पाता और पूछता है कि क्या यह सच में सीक्रेट जगह है जिसमें मास्टर ने ट्रेजर का जिक्र किया था। एल्डर उसे अश्योर करते हैं कि वहां ट्रेजर हैं और बताते हैं कि यहीं उन्हें यंग मैन की सोर्ड टेक्निक मिली थी, जिससे वह पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। सेक्ट लीडर हैगलिंग शुरू कर देते हैं और कीमत को रिप ऑफ कहते हैं, तो वेंडर 5 कैडीज से ज्यादा नहीं का काउंटर ऑफर करता है। इस पर सोर्ड्समैन पुस्तकों के ढेर में कुछ अच्छा खोजने के लिए स्क्वाट करता है, जबकि उसके मास्टर बैकग्राउंड में नेगोशिएट करना जारी रखते हैं। एक बहुत सीरियस और फोकस्ड लुक के साथ यंग मैन किसी भी यूजफुल टेक्निक के लिए मैनुअल्स के ढेर को सर्च करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे सिर्फ बिजार और अटरली यूजलेस कवर्स और टाइटल्स वाली किताबें मिलती हैं, जैसे
फाइटिंग मैनुअल्स या सस्पिशियस रोमांस नॉवेल्स। यंग मैन फ्यूरियस हो जाता है और महसूस करता है कि यह सब गार्बेज है और उन टेक्निक्स में से कोई भी वास्तव में कल्टीवेटेड नहीं हो सकती। मास्टर अपनी शॉपिंग बैग को गले लगाते हुए बहुत सेटिस्फाइड होकर लौटते हैं। फिर यंग मैन पूछता है कि क्या मास्टर अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदेंगे, लेकिन एल्डर जवाब में पूछते हैं कि वह क्या खरीदेंगे। एक स्माइल के साथ एल्डर कहते हैं कि वह सिर्फ एक ओल्ड मैन है और उनकी हैप्पीनेस उनके डिसाइपल्स और सेक्ट को अच्छा करते हुए देखना है। यंग मैन को अपने मास्टर का एटीट्यूड थोड़ा चीजी लगता है और एल्डर फ्यूरियस हो जाते हैं और उसे 7 दिनों में टेक्निक नहीं सीखने पर पनिश करने की धमकी देते हैं। सेक्ट लीडर बताते हैं कि उन्हें बेसिक सीखने की जरूरत है ताकि वे हमारे हीरो को पढ़ाने का नाटक कर सकें, जबकि वे बच्चे को फेक मैनुअल से फूल करते हैं। सोर्ड्समैन वरीड हो जाता है और सोचता है कि क्या हमारे हीरो अपनी अब्सर्ड कॉम्प्रिहेंशन के साथ उन फेक मैनुअल से भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। एल्डर जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि यंग मैन प्रोटैगनिस्ट की टैलेंट से ट्रॉमेटाइज्ड हो गया है, ये बताते हुए कि उसकी टेक्निक स्टॉल से नहीं आई थी। वह बताते हैं कि स्टॉल की किताबें रियल टेक्निक्स पर बेस्ड हैं, लेकिन अल्टीमेटली सिर्फ स्टोरीज हैं जिनका कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। कुछ बच्चों की किताबें दिखाते हुए वह कहते हैं कि वह कभी भी कल्टीवेशन टेक्निक जैसी नहीं लगेंगी और केवल हमारे हीरो जैसे न्यूबी को फूल कर सकती हैं। यंग मैन पूछता है कि उन्होंने क्यों कहा कि वह किताबें दूसरों को देंगे, और मास्टर बताते हैं कि यह एक जोक था और वह उन्हें डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। एल्डर उस जंक से किसी के सीखने के आइडिया पर जोर से हंसते हैं और स्वेर करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वह किताबें खा लेंगे। सोर्ड्समैन फिर प्रोटैगनिस्ट को दूसरे भाई की समस्या को हल करने के लिए एक और पेंटिंग बनाने के लिए ट्रिक करने का सुझाव देता है। लीडर साई करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही इस बारे में सोचा है, लेकिन हमारे हीरो को मनी ट्री की तरह ट्रीट करने के बारे में बुरा महसूस करते हैं, भले ही सेक्ट को बढ़ने की जरूरत है। इसलिए एल्डर मॉरल डायलेमास से नफरत करते हैं। वह बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वह इस बारे में बाद में सोचेंगे। तो वह सब्जेक्ट बदलते हैं और अपने अप्रेंटिस को एक सोर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए 2 महीने तक हमारे हीरो को सिखाने का आदेश देते हैं, जो यंग मैन को शॉक्ड कर देता है। अप्रेंटिस कॉन्फ्रेंस की खबर से पूरी तरह से शॉक्ड है और पूछता है कि क्या उसके मास्टर सीरियस हैं। वह पैनिक करता है और चेतावनी देता है कि प्रोटैगनिस्ट के पास कोई इंटरनल पावर नहीं है और यह अंत तक एक रियल फाइट है। यंग मैन को याद आता है कि उसने पहले पार्टिसिपेट किया था, यहां तक कि लक के साथ भी मुश्किल से टॉप 500 में आया था। सोचता है कि हमारा हीरो क्रश्ड हो जाएगा। मास्टर कहते हैं कि वह बाद में एक्सप्लेन करेंगे और उसे दूसरों से झूठ बोलने के लिए कहते हैं कि उन्होंने केवल वह पैसा रिकवर किया जो उन्होंने खो दिया था। हम वापस बैक माउंटेन में आते हैं जहां हमारा हीरो सोर्ड्समैनशिप का अभ्यास कर रहा है। हम प्रोटैगनिस्ट को अपनी तलवार के साथ इंटेंसली ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। हवा में गोल्डन लाइट की कई बीम्स बनाते हैं। सीनियर ब्रदर एनवी से रोता है क्योंकि हमारे हीरो ने बहुत कम समय में सोर्ड्स मोमेंटम सीख लिया है। इस पर हमारे हीरो को अपने सीनियर ब्रदर की प्रेजेंस का पता चलता है और वह उसे ग्रीट करता है, पूछता है कि वह वहां क्या कर रहा है। सोर्ड्समैन फिर पास आता है और पूछता है कि क्या सोर्ड ट्रेनिंग हाल ही में थोड़ी बोरिंग हो गई है। एक स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट कहता है नहीं, क्योंकि वह हर दिन इंप्रूव करता है, इसलिए वह कभी बोर्ड नहीं होता। यह जवाब सीनियर ब्रदर को पूरी तरह से स्पीचलेस कर देता है और वह सोचता है कि क्या यह एक ह्यूमन रिस्पॉन्स है। यंग मैन फिर कहता है कि अगर वह बोर्ड है तो वह उसे ट्राई और कॉम्प्रिहेंड करने के लिए एक नया मैनुअल दे सकता है। हमारे हीरो का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है और एक डेस्परेट क्राई के साथ वह कहता है कि वह बहुत बहुत बोर्ड है। वह सोचता है कि अगर एक सोर्ड मार्क ने उसे एक पूरी आर्ट सीखने दी तो एक कल्टीवेशन मैनुअल उसे हेवंस में असेंड करा देगा। तो भाई हमारे हीरो को मैनुअल सौंपता है और बताता है कि यह द एंशिएंट आर्ट ऑफ द डीमन गॉड है। मैनुअल एक विशाल डिमोनिक क्रीचर की इमेज दिखाता है जो एक मस्कुलर वॉरियर को डिवावर करने वाला है। हमारा हीरो इम्प्रेस्ड होता है और सोचता है कि कोर्ट ऑफ द डीमन गॉड जैसा नाम केवल एक अनपैरेलल्ड टेक्निक से संबंधित हो सकता है। एक क्रेजी स्माइल के साथ वह श्योर है कि उसका सेक्ट एक सीक्रेट और सुपर पावरफुल इमॉर्टल ऑर्गेनाइजेशन है। सीनियर ब्रदर फिर एक कहानी बनाता है कि उसे मैनुअल एंशिएंट रूइंस में मिला और इसकी ओरिजिन एक मिस्ट्री है। वह कहता है कि चूंकि हमारे हीरो के पास एक पुअर स्पिरिचुअल रूट है, इसलिए बॉडी पर फोकस करना स्ट्रॉन्गर बनने का सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अंदर सोर्ड्समैन अपने ही झूठ पर पैनिक कर रहा है। वह जल्दी से गुड बाय कहता है और चला जाता है, अपने भाई के मैनुअल के ट्रैश होने का पता लगाने से पहले
एस्केपिंग के बारे में सोचता है। यंग मैन अपनी परफेक्ट प्लान पर प्राउड है और फिर से एक ग्रेट मास्टर होने का नाटक करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जैसे ही रात होती है, हम पीक पर अपनी तलवार के साथ प्रैक्टिस करते हुए प्रोटैगनिस्ट की सिलुएट देखते हैं। वह अपनी इंटेंस ट्रेनिंग जारी रखता है और उसे मिली नई टेक्निक, द एंशिएंट आर्ट ऑफ द डीमन गॉड, को याद करता है। बच्चा सोचता है कि नाम ऑसम है और उसकी प्रीवियस टेक्निक की तुलना में बहुत कूलर है और वह शुरू करने के लिए ईगर है। लेकिन हमारे हीरो को पता है कि कुछ नया सीखने के लिए उसे टोटल फोकस की जरूरत है और वह अपना अटेंशन डिवाइड नहीं कर सकता। तो वह खुद को कंट्रोल करने और नई टेक्निक शुरू करने से पहले अपनी करंट टेक्निक को स्ट्रेंथन करने का फैसला करता है।